नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की। कैसे भारत में उनके शुरुआती कदम पड़े, कैसे एक सिर्फ व्यापार करने आई कंपनी ने धीरे धीरे यहाँ अपनी जड़ें जमा ली, वो भी उस समय जब मुगल साम्राज्य काफी ताकतवर था। हाँ, ये कहानी वाकई बड़ी दिलचस्प है। और देखिए, हमारी ये जो चर्चा है ये कुछ खास ऐतिहासिक दस्तावेजों और लेखों पर आधारित है। ये बताते हैं कि कंपनी कैसे बनी, शुरू में क्या मुश्किलें आईं, कैसे वो फैली। इसमें सब कुछ है, डिप्लोमेसी, व्यापार, लड़ाई और बदलती हुई इच्छाएं भी। सही कहा। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे ये कंपनी सिर्फ व्यापार से शुरू हुई, फिर कैसे स्थानीय राजाओं, नवाबों से इजाजतें लीं, अपने जो दूसरे यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स थे, पुर्तगाली, डच, उनको कैसे पीछे छोड़ा, और आखिरकार भारत में एक मजबूत जाके बले फाउंडेशन वो कैसे रखी, क्या मुश्किलें आईं, यही सब देखेंगे। बिल्कुल। और इस सफर में ना कई हैरान करने वाले मोड़ भी हैं। जैसे, क्या आपको अंदाजा है कि आज का जो मुंबई शहर है, तब का बॉम्बे, वो अंग्रेजों को पुर्तगाल से दहेज में मिला था। क्या बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा बॉम्बे दहेज में। ये तो कंपनी के लिए जैसे लॉटरी लग गई होगी। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इसका असर क्या पड़ा होगा फिर उनकी ताकत पर। ऐसी ही कई चौंकाने वाली और जरूरी बातें आज निकल कर आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। कंपनी कैसे बनी और उसके शुरुआती लक्ष्य क्या थे। देखिए, इसकी जड़ें हमें मिलेंगी 16वीं सदी के बिल्कुल आखिर में। उस वक्त ना इंग्लैंड की समुद्री ताकत बढ़ रही थी। एक तो वो फ्रांसिस ड्रेक ने 1580 में दुनिया का चक्कर लगाया। हाँ। और फिर 1588 में स्पेनिश आर्माडा पर उनकी जो जबरदस्त जीत हुई, उसने अंग्रेजों को एक नया कॉन्फिडेंस दे दिया था। समंदर पर उनकी धाक जमने लगी थी। और जाहिर है पैसा कमाने का एंगल भी तो होगा। सुना है पुर्तगाली उस टाइम ईस्ट के ट्रेड से बहुत फायदा कमा रहे थे। निश्चित रूप से पुर्तगालियों का जो मसालों का व्यापार था और पूरब से जो वो भारी मुनाफा कमा रहे थे, हाँ। वो देखकर अंग्रेज व्यापारियों के मन में भी आया कि भाई इसमें तो हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। जी। इसी सोच के साथ 1599 में मर्चेंट या ब्रेंचर्स नाम के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाने का फैसला किया। और फिर आया वो दिन 31 दिसंबर 1600, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को, जिसका नाम वैसे काफी लंबा था, गवर्नर इन कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, हाँ, बहुत लंबा नाम था। उनको एक शाही चार्टर एक अधिकार पत्र दिया। हाँ, और इस चार्टर की सबसे खास बात थी पूर्व के साथ व्यापार का एकाधिकार, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स। इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी केप ऑफ गुड होप से लेकर उधर स्ट्रेट ऑफ मैगिलन तक इतने बड़े इलाके में व्यापार नहीं कर सकती थी। बाप रे, तो बहुत बड़ा एडवांटेज था। शुरू में ये सिर्फ 15 साल के लिए था ना? हाँ बिल्कुल, शुरुआत में ये 15 साल के लिए था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। मई 1609 में सुना है एक नया चार्टर आया और उसने इस एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए परमानेंट जैसा कर दिया। सही। जब तक कंपनी चाहे यह अधिकार बना रहेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी सारी जगहों का अधिकार होने के बाद भी अंग्रेजों ने शुरू में अपना फोकस मेनली इंडिया पर रखा। अच्छा, क्यों? कपड़े और मसालों के लिए। हाँ, कपड़े, मसाले, नील, इन चीजों के लिए। इसकी एक बड़ी वजह थी डच। हाँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त मसालों के द्वीपों में, यानी आज के इंडोनेशिया में, बहुत ज्यादा ताकतवर थी। उन्होंने वहां पुर्तगालियों को लगभग भगा ही दिया था। अंग्रेजों ने कोशिश की उनसे मुकाबला करने की, पर बात बनी नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो भारत पर ध्यान लगाते हैं। वहां मुगल साम्राज्य था, व्यापार की बहुत संभावनाएं थी और डचों की पकड़ भी इंडोनेशिया जितनी मजबूत नहीं थी। तो कंपनी बन गई, मोनोपोली मिल गई और इंडिया को टारगेट बना लिया। अब देखते हैं भारत में उनके पहले कदम कैसे पड़े, क्या मुश्किलें आई शुरू में। पहला बड़ा डिप्लोमेटिक एफर्ट शायद 1609 में हुआ, जब कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचे और फिर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आगरा गए। हाँ, हॉकिंस का मिशन था सूरत में एक फैक्ट्री, एक ट्रेडिंग पोस्ट या गोदाम बनाने की शाही इजाजत लेना। वो तुर्की भाषा जानते थे जो उस जमाने में मुगल दरबार में चलती थी। अच्छा। तो उन्हें जहांगीर से सीधे बात करने में मदद मिली और बादशाह उनसे शुरू में खुश भी हुए। लेकिन सूरत में पहले से कौन बैठा था? पुर्तगाली। हाँ, वो तो पहले से थे। उन्होंने दरबार में अपना पूरा जोर लगा दिया कि अंग्रेजों को ये इजाजत ना मिले। वो अपना दबदबा कम क्यों होने देते भला? तो क्या हॉकिंस कामयाब हुए या नहीं? नहीं, पुर्तगालियों का विरोध इतना तगड़ा था और दरबार की पॉलिटिक्स ऐसी थी कि जहांगीर ने इजाजत देने से मना कर दिया। हॉकिंस को 1611 में खाली हाथ आगरा से लौटना पड़ा। ये अंग्रेजों के लिए पहला बड़ा झटका था।
लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से मानने वाले कहाँ थे? सुना है पहली कामयाबी उन्हें साउथ इंडिया में मिली। सही कहा। 1611 में उन्होंने दक्षिण पूर्वी तट पर मसूरीपट्टनम, जो आज का मछलीपट्टनम है, वहां व्यापार शुरू किया। ये गोलकुंडा सल्तनत का एक जरूरी बंदरगाह था। वहां उन्हें लोकल अधिकारियों से परमिशन मिल गई और 1616 तक तो उन्होंने वहां एक प्रॉपर फैक्ट्री भी बना ली। लेकिन वेस्ट कोस्ट पर, सूरत में, जहां से वो शुरू करना चाहते थे, वहां क्या हुआ? वहां बात कैसे बनी? वहां एक बड़ा नाटकीय मोड़ आया 1612 में। सूरत के पास स्वाली के मुहाने पर कैप्टन थॉमस बेस्ट की लीडरशिप में अंग्रेजी जहाज़ों का सामना हुआ पुर्तगाली जंगी बेड़े से। और सब हैरान रह गए जब अंग्रेज़ों ने इस नेवल बैटल में पुर्तगालियों को बुरी तरह हरा दिया। अच्छा, पुर्तगालियों को हरा दिया, इसका क्या असर हुआ? जहांगीर का मन बदला इससे? बिल्कुल। देखिए, मुगल जमीन पर तो बहुत ताकतवर थे, पर समंदर में उनकी शक्ति लिमिटेड थी। वो यूरोपियन नौसेनाओं पर, खासकर पुर्तगालियों पर निर्भर रहते थे। जब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया तो जहांगीर और उनके जो अधिकारी थे वो अंग्रेजों की नेवल पावर से बहुत इंप्रेस हुए। हाँ, ये तो लॉजिकल है। उन्हें लगा कि अंग्रेज पुर्तगालियों का अच्छा तोड़ हो सकते हैं और समुद्री व्यापार को सिक्योर करने में मदद कर सकते हैं। इसी के चलते 1613 की शुरुआत में जहांगीर ने थॉमस एल्डवर्थ के अंदर अंग्रेजों को सूरत में एक परमानेंट फैक्ट्री बनाने का फरमान जारी कर दिया। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ी जीत थी। तो नेवी की ताकत दिखाना काम आया। इसके बाद सर थॉमस रो का मिशन आया 1615 में। वो तो सीधे इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के एम्बेसडर बनकर आए थे। हाँ, सर थॉमस रो एक मंझे हुए डिप्लोमेट थे। उनका मिशन और बड़ा था। वो मुगल एम्पायर के साथ एक फॉर्मल कमर्शियल ट्रीटी, मतलब एक पक्की व्यापार संधि करना चाहते थे, जिससे कंपनी को पूरे साम्राज्य में व्यापार करने के लिए परमानेंट और क्लियर अधिकार मिल जाएं। वो लगभग 3 साल 1615 से 1619 तक जहांगीर के दरबार में रहे। क्या वो संधि करने में सफल रहे या यहाँ भी दिक्कत आई? पूरी तरह से नहीं। जहांगीर ने किसी फॉर्मल ट्रीटी पर साइन करने से इनकार कर दिया। शायद वो किसी विदेशी ताकत को इतने बड़े अधिकार देने में हिचक रहे थे। लेकिन रो बिल्कुल नाकाम भी नहीं रहे। अपनी डिप्लोमेटिक स्किल से उन्होंने बादशाह से कई जरूरी फरमान हासिल कर लिए, जिनसे कंपनी को आगरा, अहमदाबाद, भड़ूच जैसी जगहों पर फैक्ट्रियां खोलने और व्यापार करने की इजाजत मिल गई। उन्होंने कंपनी के लिए एक सम्मानजनक जगह भी पक्की की दरबार में। तो भले ही फॉर्मल ट्रीटी ना हुई हो, लेकिन कंपनी को व्यापार फैलाने के लिए जरूरी परमिशन मिल गई। लगता है धीरे धीरे ही सही, पर कंपनी की पकड़ मजबूत हो रही थी। निश्चित रूप से सूरत और साउथ में कामयाबी मिलने के बाद कंपनी ने अपनी पोजीशन को और मजबूत करने और अपने यूरोपियन राइवल से निपटने पर ध्यान दिया। और यहीं पर वो बॉम्बे वाली कहानी आती है। हाँ, वो दहेज वाली बात बताइए, इसके बारे में विस्तार से। तो हुआ ये कि 1662 में इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय। उनकी शादी हुई पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से। उस समय पुर्तगाल स्पेन के खिलाफ अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था और उसे इंग्लैंड के सपोर्ट की जरूरत थी। तो इस शादी के समझौते में पुर्तगाल ने इंग्लैंड के राजा को दहेज में बॉम्बे के 7 द्वीप दे दिए। सच में? मतलब दहेज में द्वीप? राजा ने इन द्वीपों का क्या किया फिर? देखिए, शुरू में राजा के लिए इन द्वीपों को संभालना थोड़ा महंगा और मुश्किल पड़ रहा था। तो 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने ये द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। अच्छा, कैसे? मतलब बेच दिए? नहीं, लगभग सौंप ही दिए, सिर्फ 10 पाउंड सोने के सालाना किराए पर। सिर्फ 10 पाउंड सालाना? ये तो लगभग मुफ्त जैसा ही था। इसका क्या महत्व था कंपनी के लिए? बहुत ज्यादा। बॉम्बे का जो नेचुरल हार्बर था वो बहुत शानदार था और उसकी लोकेशन स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम थी। कंपनी ने इसे डेवलप करना शुरू किया। इसका महत्व इतना बढ़ गया कि 1687 में कंपनी ने वेस्टर्न इंडिया के लिए अपना हेडक्वार्टर सूरत से हटाकर बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। ओह, सूरत से बॉम्बे, ये तो बड़ा कदम था। हाँ, ये दिखाता था कि कंपनी अब सिर्फ मुगलों की इजाजत पर डिपेंड नहीं रहना चाहती थी, बल्कि अपने कंट्रोल वाले इलाकों को ज्यादा महत्व दे रही थी। और इसी दौरान उन्होंने अपने यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स पुर्तगालियों और डचों का भी कुछ हल निकाला, उनको रास्ते से हटाया। हाँ, पुर्तगालियों की ताकत तो भारत में वैसे भी कम हो रही थी और बॉम्बे मिलने के बाद इंग्लैंड और पुर्तगाल के रिश्ते सुधर गए, तो भारत में उनके बीच झगड़ा कम हो गया। डचों के साथ मामला थोड़ा अलग था। यूरोप में उनके बीच लड़ाइयां हुई, लेकिन आखिरकार 1667 के आसपास एक समझौता हुआ। उसमें डचों ने मान लिया कि वो भारत में अंग्रेजी व्यापार में ज्यादा दखल नहीं देंगे। बदले में अंग्रेजों ने इंडोनेशिया में डचों के इंटरेस्ट को मान लिया।
इस तरह अंग्रेजों ने भारत में अपने दो मेन यूरोपियन राइवल्स को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर दिया। अच्छा, तो पश्चिम में सूरत और बॉम्बे पर पकड़ मजबूत हुई, कॉम्पिटिटर्स भी शांत हुए। इसके बाद कंपनी ने साउथ और ईस्ट में भी एक्सपेंशन जारी रखा होगा? बिल्कुल। साउथ में 1632 में उन्हें गोलकुंडा के सुल्तान से एक गोल्डन फरमान मिला। गोल्डन फरमान, सोने का फरमान। हाँ, मतलब बहुत कीमती फरमान। इसके तहत कंपनी को सिर्फ 500 पगोडा, वहां की सोने की करेंसी थी, सालाना देकर गोलकुंडा राज्य के सभी बंदरगाहों पर आजादी से व्यापार करने का स्पेशल राइट मिल गया। ये बहुत फायदेमंद था। और फिर मद्रास की स्थापना हुई, वो तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। हाँ, 1639 में मसूलीपट्टनम काउंसिल का एक मेंबर था फ्रांसिस डे। उसने चंद्रगिरी के लोकल राजा से जमीन का एक टुकड़ा लिया कोस्ट पर। शर्त ये थी कि अंग्रेज वहां एक किलाबंद फैक्ट्री बनाएंगे। किलाबंद फैक्ट्री, ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ गोदाम नहीं, पूरा किला। सही। इसी नई बस्ती और किले का नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। यही आज का चेन्नईया मद्रास है। ये कदम दिखाता है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी बदल रही थी। वो अब सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट नहीं, बल्कि सुरक्षित किलाबंद बस्तियां चाहती थी, जहां से वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। और जल्दी ही ये फोर्ट सेंट जॉर्ज यानी मद्रास मसूलीपट्टनम की जगह लेकर साउथ इंडिया में अंग्रेजी बस्तियों का हेडक्वार्टर बन गया। और ईस्ट इंडिया में क्या चल रहा था, पूरब में? ईस्ट कोस्ट पर भी एक्सपेंशन जारी रहा। 1633 में उन्होंने महानदी डेल्टा में हरिहरपुर और बालासोर, दोनों आज के उड़ीसा में हैं, वहां फैक्ट्रियां लगाईं। तो कंपनी अब वेस्ट, साउथ और ईस्ट तीनों दिशाओं में अपने पैर पसार रही थी। लेकिन एक इलाका था जो उनके लिए शायद सबसे ज्यादा अहम था, बंगाल। हाँ, बंगाल उस समय मुगल एम्पायर का सबसे अमीर, सबसे उपजाऊ सूबों में से एक था। यहाँ का सिल्क, कॉटन, शोरा गन पाउडर वाला। हाँ, गन पाउडर बनाने के लिए जरूरी, और चावल, इन सब की यूरोप में बहुत डिमांड थी। जाहिर है कंपनी की नजर बंगाल पर शुरू से थी। उन्हें बंगाल में पहला बड़ा ब्रेक कब मिला? ये मिला 1651 में। उस समय शाह शुजा, जो मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा था और बंगाल का सूबेदार यानी गवर्नर था, उसने अंग्रेजों को एक फरमान दिया। इसके तहत उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की इजाजत मिल गई। बदले में उन्हें सिर्फ 3000 रुपये सालाना की एक फिक्स्ड रकम देनी थी, और ये हर तरह की कस्टम ड्यूटी और चुंगी के बदले में था। सिर्फ 3000 रुपये सालाना और पूरे सूबे में टैक्स फ्री ट्रेड। ये तो बहुत ही जबरदस्त डील थी। निश्चित रूप से इस इजाजत के मिलते ही कंपनी ने तेजी से बंगाल में पैर जमाया। उन्होंने हुगली में 1651 में फैक्ट्री खोली। फिर जल्दी ही कासिम बाजार, जो मुर्शिदाबाद के पास था, सिल्क के लिए मशहूर, पटना, शोरे के लिए और राजमहल में भी उनकी फैक्ट्रियां खुल गईं। लेकिन क्या सब कुछ इतना स्मूथ था? फरमान तो मिल गया, पर क्या लोकल अधिकारी उसे मानते थे? जमीनी हकीकत क्या थी? यही प्रॉब्लम शुरू हुई। कागज पर जो अधिकार मिलते थे और जमीन पर जो होता था, उसमें अक्सर फर्क होता था। लोकल मुगल अधिकारी अक्सर कंपनी के माल को रोकते थे, उनसे टोल या नजराना मांगते थे, फरमान की अपनी मर्जी से मतलब निकालते थे। इससे कंपनी के ट्रेड में रुकावट आती थी, नुकसान होता था। तो कंपनी ने क्या किया? चुपचाप सहते रहे? नहीं, इन रोज रोज की परेशानियों से तंग आकर कंपनी के अधिकारियों को लगने लगा कि बंगाल में भी उन्हें एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट चाहिए, जैसे मद्रास में था। उन्हें लगा कि अगर अपना किला होगा तो वो लोकल अधिकारियों की मनमानी से बच सकेंगे और अपनी शर्तों पर ट्रेड कर सकेंगे। और ये सोच ये टकराव को बुलावा देने वाली थी। मामला बिगड़ा 1680 के दशक में। ये टकराव खुलकर सामने आ गया। 1682 में बंगाल में कंपनी के पहले एजेंट और गवर्नर विलियम हेजेस ने नए सूबेदार शाइस्ता खान, जो औरंगजेब के मामा थे, उनसे शिकायत की। लेकिन शाइस्ता खान ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसके बाद अंग्रेजों ने सोचा कि अब बल प्रयोग करना पड़ेगा। 1686 में उन्होंने हुगी शहर पर कब्जा करने की कोशिश की। जवाब में मुगल सेना ने जोरदार एक्शन लिया। अक्टूबर 1686 में शाही मुगल फौज में हुगली में अंग्रेजी फैक्ट्री पर हमला किया और उसे लूट लिया। अंग्रेजों को हुगली छोड़कर नदी में नीचे की तरफ भागना पड़ा। उन्होंने चटगांव पर कब्जा करने की भी नाकाम कोशिश की। मतलब मुगलों से सीधी लड़ाई में उन्हें भारी नुकसान हुआ। ओहो, यानी ताकत दिखाने की कोशिश उल्टी पड़ गई। फिर क्या वो बंगाल से चले गए? हार मान ली? लगभग। उन्हें बंगाल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन कंपनी इतनी आसानी से बंगाल जैसे मुनाफे वाले सूबे को छोड़ने वाली नहीं थी। उनके एक बहुत अनुभवी एजेंट थे, जॉब चारनॉक।
उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मुगलों के साथ बातचीत का रास्ता निकाला। वो जानते थे कि मुगलों को भी अंग्रेजों के ट्रेड से रेवेन्यू मिलता है। तो क्या बातचीत कामयाब रही? मुगल मान गए? हाँ, आखिरकार जॉब चारनॉक ने बड़े सब्र से बातचीत जारी रखी। उधर मुगल भी शायद समझ गए थे कि अंग्रेजों को पूरी तरह भगाने से व्यापार का नुकसान होगा। तो फरवरी 1690 में एक समझौता हुआ और अंग्रेजों को बंगाल लौटने की इजाजत मिल गई। अगस्त 1690 में जॉब चारनॉक सुतानुटी नाम के गांव में वापस आए। ये हुगली नदी के किनारे था। और क्या उन्हें फिर से वही पुराने राइट्स मिले? वही 3000 रुपए वाली बात? हाँ, फरवरी 1691 में बादशाह औरंगजेब ने एक शाही फरमान जारी किया। इसमें अंग्रेजों को वही पुराना 3000 रुपये सालाना के पेमेंट पर बंगाल में संतोषपूर्वक अपना व्यापार जारी रखने की फॉर्मल इजाजत दे दी गई। तो एक तरह से सिचुएशन वापस वहीं आ गई। लेकिन इस बार अंग्रेजों ने एक सबक सीखा था। क्या सबक? कि मुगलों से सीधे टकराना महंगा पड़ सकता है, लेकिन अपनी पोजीशन मजबूत करना भी जरूरी है। और उन्हें जल्दी ही अपनी बस्ती की किलेबंदी करने का मौका भी मिल गया। 1696 में बर्दवान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस गड़बड़ी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने अपनी सुतानुटी वाली बस्ती की डिफेंस के नाम पर उसकी किलेबंदी करने की इजाजत ले ली। अच्छा, विद्रोह ने बहाना दे दिया किलेबंदी का, और फिर यहीं से कलकत्ता का जन्म हुआ। बिल्कुल। किलेबंदी के बाद 1698 में कंपनी ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 1200 रुपए के पेमेंट पर सूबेदार अजीम उस शान, जो औरंगजेब के पोते थे, उनसे 3 गांवों की जमींदारी ले ली। जमींदारी मतलब जमीन का मालिकाना हक? हाँ, मालिकाना हक और वहां से रेवेन्यू वसूलने का अधिकार। वो 3 गांव थे, सुतानुटी, गोविंदपुर और कालीकाता। सुतानुटी, गोविंदपुर और कालीकाता, इन्हीं से मिलके कलकत्ता बना। सही। इन्हीं 3 गांवों को मिलाकर जो नई किलाबंद बस्ती बनी, उसे 1700 में नाम दिया गया फोर्ट विलियम, इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के सम्मान में। यही फोर्ट विलियम आगे चलकर कलकत्ता कहलाया और कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी, ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर बना। सर चार्ल्स आयर इसके पहले प्रेसिडेंट बने। तो बंगाल में भी कंपनी ने मतलब स्ट्रगल, हार, डिप्लोमेसी और मौके का फायदा उठाकर आखिरकार अपनी पोजीशन बहुत मजबूत कर ली। लेकिन शायद सबसे बड़ी लीगल रियायत वो उन्हें 1717 में मिली, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। हाँ, आप फर्रुख सियर के फरमान की बात कर रही हैं। बिल्कुल। वो कंपनी के इतिहास में एक मील का पत्थर था, एक टर्निंग पॉइंट। 1715 में जॉन सुरन के लीडरशिप में एक अंग्रेजी मिशन मुगल बादशाह फर्रुख सियर के दरबार में दिल्ली गया था। मकसद था कंपनी के लिए और ज्यादा व्यापारिक छूट हासिल करना। और वो कामयाब रहे। इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? इतना खास क्या था इसमें? हाँ, वो बहुत कामयाब रहे। उन्होंने बादशाह फर्रुख सियर से 3 अलग-अलग फरमान हासिल किए, बंगाल, गुजरात और हैदराबाद के लिए। इनमें कंपनी को इतने जबरदस्त अधिकार दिए गए थे कि अंग्रेज इतिहासकार ऑर्मे ने इन्हें कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसने कंपनी के अधिकारों को बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचा दिया। जरा इन फरमानों की मुख्य बातें बताइए, खासकर बंगाल के लिए क्या था? वो सबसे जरूरी लगता है। बंगाल वाला फरमान वाकई सबसे जरूरी था। इसमें कहा गया कि कंपनी जो माल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेगी, उस पर लगने वाली सारी एडिशनल कस्टम ड्यूटी माफ। उन्हें सिर्फ वही पुराना 3000 रुपये सालाना देना होगा। और सबसे बड़ी बात, कंपनी को अपने माल की आवाजाही के लिए दस्तक जारी करने का अधिकार मिल गया। दस्तक? ये क्या था ठीक से? कोई पास जैसा? हाँ, एक तरह का कस्टम ड्यूटी पास या परमिट। मतलब कंपनी के अधिकारी ये पास दिखाकर अपना माल बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। ओह, और यही चीज फिर आगे चलकर मतलब बड़े झगड़े की जड़ बनी, है ना? क्यों? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, फरमान के हिसाब से ये दस्तक सिर्फ कंपनी के माल के लिए था। लेकिन कंपनी के कर्मचारी क्या करने लगे? वो इसका मिसयूज अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए करने लगे। अच्छा, मतलब अपना माल भी कंपनी का बताकर बिना टैक्स दिए ले जाने लगे। हाँ, इससे बंगाल के नवाबों को रेवेन्यू का भारी नुकसान होता था और यही दस्तक का मिसयूज आगे चलकर नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच लड़ाई का एक मेन कारण बना। इसके अलावा फरमान में कंपनी को कलकत्ता के आसपास और गांव किराए पर लेने की भी इजाजत दे दी। और हैदराबाद और सूरत के लिए क्या शर्तें थी? हैदराबाद यानी डेक्कन में कंपनी को ट्रेड में ड्यूटी से छूट का जो पुराना अधिकार मिला हुआ था, वो बना रहा। मद्रास की बस्ती के लिए उन्हें सिर्फ वही किराया देना था जो पहले से तय था।
और सूरत यानी गुजरात में उन्हें 10,000 रुपए सालाना के फिक्स्ड पेमेंट के बदले सभी तरह की ड्यूटी से छूट मिल गई। और एक और बात थी शायद सिक्कों के बारे में, कॉइनेज। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। फरमान में ये भी कहा गया कि बॉम्बे में कंपनी की जो मिंट है, टकसाल है, उसमें ढाले गए सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में लीगली वैलिड होंगे। मतलब कंपनी के सिक्कों को मुगल सिक्कों के बराबर का दर्जा मिल गया। ये कंपनी की प्रेस्टीज और इकोनॉमिक आज़ादी के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो कुल मिलाकर ये फरमान कंपनी के लिए एक जबरदस्त कामयाबी थे। इसने भारत में उनकी ट्रेडिंग और कुछ हद तक पॉलिटिकल पोजीशन को मतलब अभूतपूर्व रूप से मजबूत कर दिया। निश्चित रूप से इसने कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर्स पर एक बहुत बड़ी बढ़त दे दी और आने वाले दशकों में उनके एक्सपेंशन का बेस तैयार किया। अच्छा, तो एक तरफ भारत में कंपनी अपनी जड़ें जमा रही थी, इतने जरूरी अधिकार हासिल कर रही थी, उधर इंग्लैंड में क्या हो रहा था? क्या वहां सब ठीक था कंपनी के इस बढ़ते दबदबे को लेकर? नहीं, इंग्लैंड में भी खींचतान चल रही थी। वहां 1678 की ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद विग पार्टी का असर बढ़ा था और विग्स जो थे वो ट्रेडिशनल रूप से ट्रेडिंग मोनोपोलीज के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो मोनोपोली है ये गलत है। पूरब के साथ व्यापार सबके लिए खुला होना चाहिए। तो क्या उन्होंने कंपनी के एकाधिकार को चैलेंज किया? हाँ, विग्स के दबाव में एक राइवल कंपनी बनाई गई जिसे आमतौर पर नई कंपनी कहते हैं। उसने पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कड़ी टक्कर देने की कोशिश की। इस नई कंपनी ने अपने लिए ट्रेडिंग राइट्स हासिल करने के लिए सर विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में अपना एम्बेसडर बनाकर भी भेजा था 1701-2 में। क्या नॉरिस का मिशन सफल रहा? नहीं, वो मिशन बुरी तरह फेल हो गया। औरंगजेब उस समय डेक्कन में मराठों से लड़ने में बिजी थे। उन्होंने नॉरिस को कोई खास भाव नहीं दिया। उधर इंग्लैंड में इन दोनों कंपनियों की आपसी लड़ाई से इंग्लैंड के ट्रेड को ही नुकसान हो रहा था। तो फिर इसका क्या हल निकला? लड़ाई चलती रही? नहीं, आखिरकार इंग्लैंड के क्राउन और पार्लियामेंट ने दखल दिया। दोनों कंपनियों पर जोर डाला गया कि भाई आपस में समझौता कर लो। बहुत मोल भाव के बाद 1708 में दोनों कंपनियों का मर्जर हो गया, विलय हो गया। अच्छा, दोनों मिल गईं और इस नई मिलीजुली कंपनी का नाम क्या रखा गया? इस मर्ज हुई एंटिटी का फॉर्मल टाइटल था यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। यही वो ऑर्गेनाइज्ड और ज्यादा पावरफुल कंपनी थी जो 1708 से लेके 1873 तक चली। और यही वो कंपनी है जिसने 18वीं सदी में धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस कायम किया, जिसकी शुरुआत हम प्लासी की लड़ाई 1757 से मानते हैं। तो ये विलय भी एक इम्पॉर्टेंट मोड़ था। इसने कंपनी को अंदरूनी कंपटीशन से फ्री कर दिया। चलिए एक बार इस शुरुआती दौर के जो मेन माइलस्टोन्स हैं उनको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं ताकि पूरी पिक्चर साफ हो जाए। जरूर। तो देखिए, 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर दिया, ट्रेडिंग मोनोपोली मिली। 1613 सूरत में पहली परमानेंट फैक्ट्री की इजाज़त मिली जहांगीर से। 1639 मद्रास यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज की नींव पड़ी, साउथ में किलेबंदी शुरू। 1668 बॉम्बे द्वीप कंपनी को मिला, वेस्ट में एक इंडिपेंडेंट बेस मिला। 1690 1700 सुतानुटी में वापसी, जमींदारी मिली और फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता की स्थापना हुई। बंगाल में मजबूत पकड़ बनी। 1717 फर्रुखसियर का वो मैग्ना कार्टा फरमान आया जिसने कंपनी को जबरदस्त ट्रेडिंग राइट्स दिए, खासकर बंगाल में दस्तक का अधिकार। 1708 पुरानी और नई कंपनियों का मर्जर हुआ, यूनाइटेड कंपनी बनी। ये माइलस्टोन्स दिखाते हैं कि कैसे लगभग 125 सालों में एक सिर्फ व्यापार के इरादे से शुरू हुई कंपनी ने डिप्लोमेसी, नेवल पावर, समझौतों और कभी-कभी लड़ाई के जरिए भारत के वेस्ट, साउथ और ईस्ट कोस्ट पर न सिर्फ फैक्ट्रियां खोली बल्कि किलाबंद बस्तियां और बहुत ज़रूरी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स भी हासिल कर लिए। बिल्कुल, ये सफ़र सीधा नहीं था। इसमें उतार चढ़ाव थे, सक्सेस थी, फेलियर थे, लेकिन हर कदम, चाहे वो सूरत में फैक्ट्री हो, बॉम्बे का मिलना हो, मद्रास से कलकत्ता की किलेबंदी हो या फर्रुखसियर का फरमान, उसने कंपनी को धीरे धीरे भारत में एक ऐसी पोजीशन में ला खड़ा किया जहां से वो सिर्फ एक ट्रेडिंग पावर नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पावर बनने की ओर बढ़ सकती थी। आज की चर्चा को खत्म करने से पहले एक सोचने वाला पॉइंट छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि 1717 में फर्रुखसियर ने जो दस्तक जारी करने का अधिकार दिया, जो उस समय शायद मुगल बादशाह या उनके दरबारियों को बस कंपनी को खुश रखने का एक तरीका लगा हो, वो आगे चलकर कैसे इतने बड़े झगड़ों का और आखिरकार बंगाल की नवाबी और मुगल सत्ता के कमजोर होने का एक अहम कारण बन गया। कैसे एक छोटी सी व्यापारिक छूट ने धीरे धीरे पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं को हवा दी और इतिहास का रुख ही बदल दिया।
इस पर विचार जरूर कीजिएगा।